हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि कल हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रहे थे, जिसमें हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के बारे में बात की थी। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन हमने देखे थे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो अपनी जो प्रोसेस है वो अपना जो फंक्शन है वो कुछ प्रोसेस के थ्रू करती है, जैसे डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस के बारे में मैंने बताया था। इसके अलावा एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में मैंने बताया था। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है, कुछ सेल्स जो हैं वो बल्क ट्रांसपोर्टेशन भी करती है। अब बल्क ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ये होता है कि कुछ सेल, हमें पता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कैसी होती है, काफ़ी थिन और फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो हमारी काफ़ी थिन और फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन होती है। तो कुछ सेल्स क्या करती हैं कि जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ उसको। जैसे कोई सेल है, ठीक है, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई और यहाँ पर ये क्या हुआ, इसको कोई भी फूड वगैरह या कोई भी सब्सटेंस को मिलता है जिसको इसको क्या करना है, अपने अंदर लेना है। इस सेल को क्या करना है, इस सब्सटेंस को अपने अंदर एनगल्फ करना है या अपने अंदर लेना है। तो क्या होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है हमें पता है कैसी है, फ्लेक्सिबल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कुछ पोर्शन वो क्या करेगा, इसके चारों तरफ इस तरह से इसको कवर कर लेगा, ठीक है, कि ये जो सब्सटेंस है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एंटर कर जाए। तो किस तरह से होगा ये, ठीक है। तो ये सब्सटेंस कहाँ आ गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये पोर्शन है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या बना लेगा, एक पूरा इस तरह का स्फेरिकल स्ट्रक्चर बना लेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, फूड वेसिकल। समझ में आया। तो यहाँ पे क्या हुआ, ड्यू टू द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द स्मॉल पोर्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर द स्मॉल सब्सटेंस एंड मेक अ वेसिकल, ठीक है। एक तरह से क्या बना लेगा, वेसिकल। अब ये जो सब्सटेंस है वो, ये सब्सटेंस जो है वो कहाँ आ गया, सेल के अंदर इसने क्या कर लिया, एंट्री ले ली। तो इस तरह का जो फिनोमिना है इसको हम क्या बोलते हैं, बल्क ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि जो सेल है उसको कुछ सब्सटेंस बाहर भी इस तरह से भेजने होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करेगी, इसी तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कुछ हिस्सा जो है, जैसे ये सब्सटेंस कहाँ है, सेल के अंदर है, इसको क्या करना है, सेल के बाहर इसको क्या करना है, भेजना है। तो ये सब्सटेंस पहले तो कहाँ आएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ से इस तरह से बाहर की तरफ मूव करेगी और धीरे धीरे ये पोर्शन जो है वो ये पोर्शन जो है वो कहाँ जाएगा, बाहर की तरफ आ जाएगा, इस तरह से। तो दोनों ही प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा है कि सब्सटेंस को सेल डायरेक्ट क्या कर रही है, अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू वेसिकल बना के उसको क्या कर रही है, अपनी अंदर एंटर, मतलब उसके अपने अंदर ले रही है, ठीक है। तो इस तरह का जो फिनोमेना होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बल्क ट्रांसपोर्टेशन। तो यहाँ पे मैंने दो स्टेप बताई है कि एक के अंदर तो सेल क्या कर रही है, सब्सटेंस को एंटर मतलब अंदर ले रही है, और एक को क्या कर रही है, बॉडी के बाहर निकाल रही है। तो जिस प्रोसेस के अंदर मैंने बोला कि जो सब्सटेंस है वो कहाँ आ रहा है, बॉडी के अंदर, उसको हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडो का मतलब एंटर, ठीक है, या एंट्री, साइटोसिस का मतलब सेल के अंदर। तो एंडोसाइटोसिस, अगर सब्सटेंस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू कहाँ जा रहे हैं, सेल के अंदर जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ और स्मॉल इन्वेजिनेशन के थ्रू, इन्वेजिनेशन का मतलब ये जो पोर्शन मैंने बताया कि ये जो पोर्शन है वो क्या होगा, इस तरह से हल्का सा क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ मूव, अंदर की तरफ क्या हो जाएगा, चला जाएगा और इस सब्सटेंस को क्या लेगा अपने अंदर, इस तरह से अंदर इस सब्सटेंस को अपने अंदर ले लेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इन्वेजिनेशन बोलते हैं। तो स्मॉल इन्वेजिनेशन के थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है कुछ सब्सटेंस को जो है कवर करती है और सेल के अंदर वो सब्सटेंस क्या कर जाता है, एंटर कर जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। अगर इसी तरह की प्रोसेस का अगर इसके अपोजिट प्रोसेस हो, अगर सब्सटेंस सेल के बाहर निकल रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। समझ में आया चीज़। तो ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक फंक्शन है जिसके थ्रू सब्सटेंस जो है सेल के अंदर और बाहर क्या करते हैं, मूव करते हैं। अब कई बार कुछ टर्म्स और हैं, जैसे फेगोसाइटोसिस है और पिनोसाइटोसिस है। तो एंडोसाइटोसिस के ही दो टाइप है, फेगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का मतलब सब्सटेंस कहाँ आ रहा है, सेल के अंदर। अब फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस सिंपल से दो वर्ड है, इनको समझ लेते हैं। फेगोसाइटोसिस और
पिनोसाइटोसिस। दोनों ही किसके टाइप हैं? एंडोसाइटोसिस के। फेगोसाइटोसिस सिंपल सा क्या है कि अगर सब्सटेंस कैसा है, सॉलिड फॉर्म में है और उस सॉलिड सब्सटेंस को सेल अगर अपने अंदर ले रही है तो उसको बोलेंगे फेगोसाइटोसिस। ठीक है, इसको हम ईटिंग अप ऑफ द सेल भी बोलते हैं। ठीक है, और पिनोसाइटोसिस अगर लिक्विड फॉर्म में किसी सब्सटेंस को सेल अंदर अपने अंदर ले रही है तो उसको बोलेंगे पिनोसाइटोसिस। ठीक है, सिंपल सा है। दोनों किसके टाइप है? एंडोसाइटोसिस। दोनों के अंदर क्या होगा? सब्सटेंस क्या करेगा? सेल के अंदर जाएगा, लेकिन एक के अंदर सॉलिड सब्सटेंस होगा, एक के अंदर क्या होगा? लिक्विड सब्सटेंस की फॉर्म में सब्सटेंस जो है सेल के अंदर जाएगा। तो सिंपल सी कुछ टर्म्स थी जो किसके फंक्शन के अंदर आती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन के अंदर ही ये टर्म्स को हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के काफ़ी फंक्शन हम पढ़ चुके हैं कि डिफ्यूजन के थ्रू सब्सटेंस और ऑस्मोसिस के थ्रू वो कई न्यूट्रिएंट्स वगैरह को, वाटर वगैरह को अपने अंदर लेती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू वो सेलेक्टिव सॉल्यूट्स को अपने अंदर लेती है। ठीक है, और फेगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है काफ़ी सब्सटेंस को अपने अंदर एंटर करवाती है। ठीक है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन हो गए। इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो क्या करती है? साइटोप्लाज्म को होल्ड रखती है। ठीक है, और सेल की शेप, सेल की साइज शेप प्रोवाइड करवाने में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काफ़ी रोल होता है। तो ये सारा फंक्शन जो है किसका है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है। ठीक है, जो सेल की चारों तरफ एक थिन लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। तो ये सब कुछ था किसके बारे में? सेल मेम्ब्रेन के बारे में या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हमने पढ़ा है। नेक्स्ट, इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ टॉपिक और हैं, कुछ टर्म्स हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। क्या हो अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या क्या हो अगर सेल को हम कुछ सॉल्यूशन के अंदर रखें? ठीक है, डिफरेंट सॉल्यूशन के अंदर रखने पर सेल में क्या फ़र्क पड़ता है और किस तरह से सेल के अंदर चेंजेस आते हैं, वो चीज़ हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे there are 3 type of solution: hypotonic, isotonic and hypertonic solution। सबसे पहले तो हम बात करते हैं सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन हमें सिंपल सा पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन जो है सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट का, सॉल्वेंट और सोल्यूट मिलकर क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, अगर हम बोलें कि कोई सॉल्यूशन जो है कंसनट्रेटेड है, कोई डाइल्यूट है, तो उसको हम किस तरह से समझेंगे कि अगर सोल्यूट का अमाउंट ज़्यादा है सॉल्वेंट के कंपेरिजन में तो उसको हम क्या बोलेंगे? कंसनट्रेटेड बोलेंगे। अगर सोल्यूट का अमाउंट कम है, सॉल्वेंट ज़्यादा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डाइल्यूट बोलेंगे। तो यहाँ भी हमें ये चीज़, यहाँ भी हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक में हमें यही समझनी है। हाइपोटोनिक का मतलब सोल्यूट का अमाउंट क्या है? कम है मतलब, और हाइपोटोनिक का मतलब ये हो गया कि सोल्यूट का अमाउंट कम, इसका मतलब क्या हो गया? सॉल्वेंट का अमाउंट क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। ठीक है, और दूसरा हाइपोटोनिक जिसके अंदर सोल्यूट का अमाउंट ज़्यादा और सॉल्वेंट का अमाउंट क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हम सेल को जो है वो अलग अलग इन तीनों सॉल्यूशन के अंदर अलग अलग तरीके से रखेंगे। ठीक है, और ऑब्जर्व करेंगे कि इन सॉल्यूशन के अंदर सेल को रखने के बाद उनके अंदर किस तरह के चेंजेस होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की। ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मैंने बताया कि ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर क्या है? सोल्यूट ज़्यादा है और जिसके अंदर सोल्यूट कम है और जिसके सॉल्वेंट का अमाउंट क्या है? ज़्यादा है। तो मान लो ये बीकर है, इसके अंदर मैंने कौन सा सॉल्यूशन ले लिया? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सोल्यूट कम, सॉल्वेंट ज़्यादा। हाइपो जो वर्ड आता है उसका मतलब होता है लो, हाइपर का मतलब मोर। ठीक है, और आइसो का मतलब इक्वल। तो इन वर्ड से हमें याद रखना है। हाइपो का मतलब सोल्यूट का अमाउंट क्या है? कम है। तो सिंपल सी बात है, अगर सोल्यूट कम है तो सॉल्वेंट क्या होगा? ज़्यादा। तो इसके अंदर हमने क्या किया? सेल को इसके अंदर रख दिया। सेल के चारों तरफ क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ गई, अगर उस मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होता है, मेम्ब्रेन के थ्रू अगर क्या होता है? एक्सचेंज होता है।
या मोलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस। तो इतना सा तो हमें समझने में आता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने इस सेल को कहाँ रख दिया, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सॉल्वेंट ज़्यादा है, मतलब वाटर ज़्यादा है और सोल्यूट कम है। तो क्या होगा उस कंडीशन में, जो हाइपो, और मैंने बताया था ऑस्मोसिस के अंदर क्या होता है कि जो सॉल्वेंट के मोलिक्यूल्स का मूवमेंट है वो हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू कहाँ होता है, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से वाटर के मोलिक्यूल कहाँ एंटर करेंगे, सेल के अंदर। अब ऐसा नहीं है कि ओनली बाहर से ही वाटर के मोलिक्यूल जाएंगे, सेल के अंदर के मोलिक्यूल भी आएंगे और बाहर के मोलिक्यूल भी जाएंगे। कौन से मोलिक्यूल, वाटर के मोलिक्यूल। तो वाटर के मोलिक्यूल सेल के अंदर से भी बाहर आएंगे और बाहर से भी अंदर जाएंगे। दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, वाटर मोलिक्यूल एक्सचेंज होंगे। लेकिन लास्ट में जब हम देखेंगे तो जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है उसके अंदर वाटर ज़्यादा है, इस वजह से क्या होगा कि जो सेल है उसके अंदर वाटर का अमाउंट क्या हो जाएगा, धीरे धीरे बढ़ जाएगा। मतलब बाहर से वाटर जो है धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिससे सेल क्या हो जाएगी, स्वेल अप हो जाएगी। ठीक है, सेल जो है वो क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर अगर हम सेल को रखते हैं तो रिजल्ट क्या मिला, क्या चेंजेस हुए कि सेल के अंदर वाटर एंटर करेगा और वाटर एंटर करेगा तो सेल क्या हो जाएगी, स्वेल अप हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन की। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब ये हो गया कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का अमाउंट क्या है, इक्वल है। ठीक है, अब इसके अंदर हम सेल को अगर रखते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वाटर के मॉलिक्यूल, वही सेम चीज़ इसमें भी होगी, वाटर के मॉलिक्यूल क्या होंगे, सेल के अंदर और बाहर दोनों तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे। लेकिन यहाँ पर चूंकि सेल के अंदर और बाहर वाटर का जो अमाउंट है वो क्या है, सॉल्वेंट का जो अमाउंट है वो क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पर सेल के साइज़ में कोई चेंज नहीं होगा, सेल जैसी थी वैसी रहेगी। ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर सेल जो है वो कैसी होती है, कैसी रहती है, जैसी वो पहले थी। ठीक है, नेक्स्ट हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की हम बात करते हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, सोल्यूट का अमाउंट ज़्यादा है, सॉल्वेंट क्या है, कम है। सोल्यूट ज़्यादा है और सॉल्वेंट कम है। तो इसके अंदर हम सेल को अगर रखेंगे तो क्या होगा, सेम प्रोसेस, वाटर के मॉलिक्यूल जो है अंदर बाहर मूवमेंट करेंगे, लेकिन सेल के अंदर वाटर ज़्यादा होने की वजह से सेल का वाटर जो है कहाँ आएगा, बाहर। कौन सी प्रोसेस के थ्रू, ऑस्मोसिस के थ्रू। तो जब वाटर बाहर आएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, सेल जो है वो कैसे हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, मतलब सेल जो है वो क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। रिजल्ट क्या मिला इसके अंदर, व्हेन वी पुट द सेल इनटू द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन देन वाटर कम्स आउट फ्रॉम द सेल एंड सेल बिकम श्रिंक। सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, वाटर जो है, सॉल्वेंट जो है वो कहाँ आ गया, बाहर आ गया। तो तीनों केसेस के अंदर हमने अलग अलग रिजल्ट देखे। यहाँ पे जो वाटर जो है वो कहाँ आ रहा है, सेल के अंदर आ रहा है, सेल स्वेल अप हो रही है, इसको बोलेंगे एंडो ऑस्मोसिस। एंडो ऑस्मोसिस, एंटर ऑस्मोसिस मतलब वाटर का क्या हो रहा है, सेल के अंदर एंट्री हो रही है, एंडो ऑस्मोसिस। और अगर वाटर जो है बाहर जा रहा है, सेल क्या हो रही है, श्रिंक हो रही है, इसको बोलेंगे एक्सो ऑस्मोसिस। ठीक है, समझ में आया ये। तो सिंपल से है, सिंपल से सॉल्यूशन के अंदर हमने सेल को रखकर ये देखा है कि सेल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये इसलिए साथ में दिया है क्योंकि ये फंक्शन भी किसका है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही फंक्शन है। ठीक है, तो इस तरह से तीन सॉल्यूशन के अंदर हमने सेल को रखा और उसके अंदर क्या चेंजेस हुए वो हमने देखा। तो लगभग प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं हमारे क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। कई बार यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, सेल की जगह रेजिन का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, रेजिन जो किशमिश होता है उसका भी हम यूज़ कर सकते हैं। सिंपल सा एक्सपेरिमेंट हम देखते हैं कि अगर पानी में किशमिश को रखते हैं तो क्या होता है, जो वाटर है वो कहाँ चल जाता है, किशमिश के अंदर चल जाता है और रेजिन जो है वो क्या हो जाता है, फूल जाता है। ठीक है, अगर हम उसी रेजिन को कहाँ रखेंगे, हॉट इन्वायरमेंट में रखेंगे या धूप में रखेंगे तो वाटर कहाँ हो जाएगा, बाहर की तरफ आ जाएगा। या इसको अगर हम कहाँ रखते हैं, शुगर या सोल्ट सॉल्यूशन में रखते हैं रेजिन को, तो वाटर क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा और वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट हम रेजिन के थ्रू भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक एक्टिविटी और दे रखी है तुम्हारे, एग की एक्टिविटी दे रखी है, जिसमें हम क्या करते हैं, एग के थ्रू हम ऑस्मोसिस को समझते हैं। एग जो है उसके ऊपर चारों तरफ क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का एक शेल होता है, हमें पता है ये चीज़। तो इस प्रोसेस, इस एक्टिविटी के अंदर हम करेंगे क्या, जो एग है सबसे पहले तो उसको क्या करेंगे, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर रखेंगे, जिससे उसके चारों तरफ का जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो शेल है वो डिजोल्व हो जाएगा।
एसिड के अंदर, डाइल्यूट एसिड के अंदर वो क्या हो जाएगा, डिजोल्व, जिससे क्या होगा उस एग के नीचे की थिन मेम्ब्रेन जो है वो दिखाई देगी हमें। अब उस एग को हम क्या करेंगे, वाटर के अंदर रखेंगे, एक बार तो वाटर के अंदर रखेंगे, एक बार क्या रखेंगे, सॉल्ट या शुगर सॉल्यूशन के अंदर रखेंगे। तो वाटर के अंदर रखेंगे तो हमें पता है क्या होगा, जो एग वाटर जो है वो एग के अंदर एंटर करेगा, एग क्या हो जाएगा, स्वेल अप। और अगर सॉल्ट या शुगर के अंदर रखेंगे तो क्या होगा, वाटर जो एग का वाटर है वो क्या होगा, बाहर आएगा, साल्ट सॉल्यूशन के अंदर आएगा, क्योंकि साल्ट सॉल्यूशन या शुगर सॉल्यूशन क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, तो वाटर क्या आएगा, बाहर आएगा, जिससे एग जो है वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। ये एक्टिविटी भी दे रखी है तुम्हारे। तो ये सारा चीज़ जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड ही कुछ टॉपिक्स से, कुछ टर्म्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं सेल वॉल, ठीक है। अब सेल वॉल, जब मैंने सेल का डायग्राम बनाया था तो सेल वॉल के बारे में तो मैं बताया ही नहीं, सेल वॉल क्या होती है, क्योंकि जनरली जो डायग्राम मैंने बनाया था वो था एनिमल सेल का, क्योंकि एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों के अंदर काफ़ी डिफरेंस भी होता है, ठीक है। मेन डिफरेंस जो है, जो हमें पता होना चाहिए वो ये है कि प्लांट और एनिमल सेल के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो तो प्रेजेंट होगी दोनों के अंदर, लेकिन एनिमल सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक और लेयर होगी जिसको हम बोलेंगे सेल वॉल, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो कॉमन है दोनों के अंदर, लेकिन सेल वॉल जो है ओनली किस में पाई जाती है, प्लांट के अंदर। तो ये हमें याद रखना है। तो हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे, सेल वॉल के बारे में, ठीक है। इससे पहले एक चीज़ और देख लेते हैं। तो ओस्मोसिस हमने पढ़ा है, तो ओस्मोसिस जो है वो लिविंग बींग्स के अंदर किस तरह से प्रोसेस जो है ओस्मोसिस की वो फंक्शन करती है। जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की हम बात करें, अमीबा की या बैक्टीरियाज की हम बात करें, तो वो अपनी मेम्ब्रेन के थ्रू क्या करते हैं, जो न्यूट्रिशन वगैरह लेना होता है वो किसके थ्रू लेते हैं, अपनी मेम्ब्रेन के थ्रू लेते हैं, ठीक है। अपना अमीबा जो है अपना बॉडी के अंदर का जो वाटर है उसका पूरा बैलेंस बनाए रखने के लिए भी किसका यूज़ करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का यूज़ करता है। इसके अलावा रूट्स जो हैं वाटर को एब्जॉर्ब भी किसके थ्रू करती है, ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू करती है, ठीक है। तो ये कुछ बोल सकते हैं कि सिग्निफिकेंस है ऑस्मोसिस के, जिसके थ्रू क्या करते हैं लिविंग बींग्स जो हैं वो अपने कई डेली रूटीन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेल वॉल की। ठीक है, तो मैंने बोला कि सेल वॉल ओनली कहाँ प्रेजेंट है, प्लांट सेल के अंदर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल और प्लांट सेल दोनों के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन प्लांट के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक और लेयर है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल। ये प्लांट सेल के अंदर प्रोटेक्टिव लेयर की तरह क्या करती है, वर्क करती है। सेल वॉल जो है जनरली किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। प्लांट के अंदर सेलुलोज की बनी होती है। इसके अलावा हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, ये कुछ सब्सटेंस है जिनके थ्रू सेल वॉल बनी होती है। सुबेरिन, ये कुछ सब्सटेंस है जिनके जो सेल वॉल को बनाते हैं। तो मेन कंपोनेंट है वो है सेलुलोज। सेलुलोज के लॉन्ग फाइबर्स जो हैं, ठीक है, सेलुलोज के लॉन्ग फाइबर्स जो हैं वो ही क्या बनाते हैं, सेल वॉल बनाते हैं, ठीक है। तो सेल वॉल जो है वो सेलुलोज के लॉन्ग माइक्रोफिलामेंट्स के क्या होती है, बनी होती है। दूसरी बात, सेल वॉल जो है वो परमेबल होती है, इसमें से वाटर या सॉल्यूट्स वगैरह क्या होते हैं, परमेबल होते हैं, ठीक है। लेकिन सेल वॉल मैंने बोला कि परमेबल होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो सुबेरिन है या पेक्टिन है, अगर ये डिपॉजिट हो जाते हैं कहाँ, सेल वॉल के अंदर, तो सेल वॉल क्या हो जाती है, इम्परमेबल हो जाती है। उसके अंदर से वाटर भी क्या नहीं हो सकता है, पास नहीं हो सकता है, अगर सुबेरिन और पेक्टिन का क्या होगा, उस पर डिपोजिशन हो जाता है, ठीक है। उस कंडीशन में जो प्लांट की जो सेल्स हैं वो क्या होना स्टार्ट हो जाती है, डेड होना स्टार्ट हो जाती है, और उनको हम क्या बोलते हैं, डेड टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। सेलुलोज की बिल्कुल बनी होती है। सेल वॉल जो है वो जनरली क्या होता है, प्लांट सेल की को प्रोटेक्शन का, उसको प्रोटेक्टिव एक लेयर की तरह उस पर काम करती है, ठीक है, प्लांट सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। इसके अलावा सेल वॉल की अगर बात करें तो एनिमल के अंदर सेल वॉल नहीं होती है, प्लांट के अंदर सेल वॉल होती है,
तो उस कंडीशन में जैसे मान लो प्लांट जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, उस कंडीशन में क्या होगा, अगर सेल के अंदर ऑस्मोसिस के थ्रू क्या आ गया, सेल के अंदर वाटर आ गया, ठीक है। अब धीरे धीरे जब इसके अंदर वाटर भरेगा, वाटर फिलअप होगा, तो क्या होगा, इस वाटर का प्रेशर जो है वो कहाँ लगेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेशर लगना स्टार्ट हो जाएगा, सेल वॉल के ऊपर प्रेशर लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर ये प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, ठीक है, तो प्लांट सेल के अंदर ऐसा होता है कि जब अगर वाटर का प्रेशर बढ़ रहा है कहाँ, सेल वॉल की तरफ, तो सेल वॉल भी उसी के इक्वल क्या लगाएगी, प्रेशर लगाती, जिससे जो वाटर का प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा ना हो, सेल वॉल अगर प्रेशर ना लगाए कि इसके अपोजिट, तो क्या होगा, जो वाटर का जो प्रेशर लग रहा है उसकी वजह से क्या हो जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, बस्ट हो जाएगी, फट जाएगी, सेल क्या हो जाएगी, डेड हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल जो है वो वाटर का जो प्रेशर लग रहा है उस प्रेशर के अगेंस्ट क्या लगाती है, इक्वल प्रेशर लगाती है, जिससे सेल जो है अपनी शेप के अंदर और बैलेंस में क्या होती है, बनी रहती है और सेल डैमेज नहीं होती है। ये एक सिग्निफिकेंस है सेल वॉल का प्लांट सेल के अंदर, ठीक है। तो ये तुम्हारे एनसीईआरटी में दे रखा है। तो जो सेल वॉल जो प्रेशर लगाती है उसको हम बोलते हैं टर्गर प्रेशर, ठीक है, इसको बोलते हैं अपन टर्गर प्रेशर। तो सेल वॉल एक तरह से प्लांट सेल के अंदर प्रोटेक्शन का काम करती है। तो ये सेल वॉल के बारे में हमने बात की। नेक्स्ट हम जब बात करेंगे तो नेक्स्ट जो हमारा सेल ऑर्गेनल होगा वो होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसकी हम बात करेंगे, ठीक है। और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको रिवाइज करते जाइए, डायग्राम्स वगैरह पे प्रैक्टिस करते जाइए, ठीक है। थैंक यू सो मच।